इसराइल फ़लस्तीन की जंग के दरमियान ये एक खत है जो 2 नवंबर 1917 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैलफोर ने एक ब्रिटिश जोश कंपनी के हेड लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड के नाम लिखा था। इस खत की वजह से ये तनाज़रात इतने लंबे चलेंगे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदाजे से भी बाहर थे। हनन वॉइस पर आप सबको वेलकम करती हूँ और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इसराइल फ़लस्तीन की लड़ाई की वजह और आखिर गलती है किसकी, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और क्यों ये दोनों ममालिक एक ही मुल्क में 2 हिस्सों में बटे हैं और इस खत की वजह क्या है, ब्रिटिश हुकूमत का किरदार क्या है। वर्ल्ड वार 1 से पहले फ़लस्तीन में किसी किस्म की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। यहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन इनके साथ ईसाई और यहूदी भी रहा करते थे। इस वक्त ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के कब्ज़े में था और इसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता था। वहाँ के लोग ऑटोमन पावर से बहुत तंग थे और ख़ुद को आज़ाद भी करवाना चाहते थे, इसलिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिश से मिले और ब्रिटिश से इन्होंने वादा लिया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ इनकी मदद करेंगे तो इनका मुल्क आज़ाद करा दिया जाएगा। ऐसे ही ब्रिटिश ने वादा पूरे यूरोप में मौजूद ज्यूज़ से किया था। यहूदी वो लोग थे जिनका अपना कोई मुल्क नहीं था। सबसे पहले यहूदी यूरोप में मौजूद थे और काफ़ी मुश्किल हालात में थे। इनका कत्ल आम हुआ करता था, इनको हकारत की नज़र से भी देखा जाता था। लेकिन ऐसे क्यों? इसके पीछे मजहबी मामला थे, क्योंकि क्रिश्चियन ये मानते थे कि यहूदी ही थे जिनकी वजह से जीसस की मौत हुई थी, इसलिए क्रिश्चियन इनको नफ़रत की निगाह से देखते हैं। यहूदी अब के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौम बन चुकी है। जब वो फ़लस्तीन गए तो अपने लिए एक अलग मुल्क की डिमांड करने लगे थे, जैसे कि ज़ियोनिज़म कहा जाता है। इसका आगाज़ 1896 में थेरोड हेज़ल नामी यहूदी से हुआ था। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम जीरन स्टेट है। उन्होंने लिखा कि यूरोप में मौजूद यहूदियों को अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है तो इनको फ़लस्तीन में अपना अलग मुल्क बनाना पड़ेगा। पहले यहूदी खिलाफ थे कि सिर्फ क्रिश्चियंस की नफ़रत की बिना पर अपना मुल्क क्यों छोड़ें, लेकिन जैसे जैसे हालात तंग होते गए तो उन्होंने फ़लस्तीन की तरफ जाना शुरू कर दिया। 1917 में वर्ल्ड वार 1 चल रही थी और ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक ब्रिटिश यहूदी कम्युनिटी के हेड लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को खत लिखा। इसमें लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फैसले के मुताबिक यहूदी फ़लस्तीन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को इस बात का यकीन भी दिलाया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका भरपूर साथ देगी और ये भी लिखा गया कि उससे यहाँ पर पहले से मौजूद मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस खत के 1 महीने के बाद ब्रिटिश फ़ौज ने फ़लस्तीन में आकर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और ऑटोमन का 400 साल पुराना राज भी ख़त्म कर दिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहूदियों को अपनी अलग कंट्री देकर आखिर क्या हासिल करना चाहते थे? वह ऐसा इसलिए चाहते थे कि यहाँ कभी उन पर कोई मुश्किल आए तो ऐसी स्टेट होनी चाहिए जो कि उनका साथ दे सके, उनको भरपूर सपोर्ट कर सके। इसलिए उन्होंने सिर्फ अलग मुल्क का वादा ही नहीं किया बल्कि उनसे भी अहद लिया कि वो अपनी अलग कंट्री के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ हर हाल में देंगे। पहले वक्त में जो मुल्क जंग जीत जाता था वो दूसरे मुल्क पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर लेता था। वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़लस्तीन मिला था और उन्होंने वहाँ यहूदियों को बात करके उनके लिए अलग वतन बनाया था। 1919 में एक ब्रिटिश ने एक ख़त में लिखा था कि वहाँ पहले से मौजूद मुसलमानों से उनकी मर्ज़ी पूछने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है और फिर दुनिया भर से यहूदियों की आमदरफ्त फ़लस्तीन की तरफ होने लगी, क्योंकि यहूदियों का कहीं पहले कोई भी अपना मुल्क नहीं था। इसलिए उन्होंने फ़लस्तीन में आकर अपने स्कूल, फैक्ट्रियाँ, हॉस्पिटल बनाने शुरू कर दिए और ब्रिटिश की मदद से अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाना शुरू कर दी और इसको हंगाना कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरबों की आज़ादी के लिए कुछ ना किया बल्कि उनकी ज़मीन को यहूदियों के हवाले कर दिया। ये सब देखकर पहले तो वह बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरबों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, लेकिन इनके आवाज़ उठाने को गद्दारी का नाम दिया गया। आवाज़ उठाने पर उनको या तो कत्ल कर दिया जाता है, उनको या तो कैद कर लिया जाता है या फिर उनको जिला वतन कर दिया जाता है, लेकिन अरबों ने अपने एहतजाज जारी रखे। फिर इस मामले को संभालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अपील कम्युनिकेशन बनाई और इस कम्युनिकेशन के मुताबिक फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लेकिन वहाँ के अरबों को ये बात बिल्कुल कबूल नहीं थी, क्योंकि उनका सवाल था कि हम अपने ही मुल्क में 2 हिस्सों में क्यों तकसीम रहें। 1939 तक यह एहतजाज ब्रिटिश के वाइट पेपर रिलीज़ होने तक होते रहे। ये वाइट पेपर ब्रिटिश की तरफ से पिछले 20 सालों की नज़र में रखकर बनाए गए थे। इसमें अपील कमीशन को ख़त्म किया गया।
की वजह से अरबों का एहतजाज ख़त्म हो गया था और मज़ीद यहूदियों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और जो यहूदी पहले से फ़लस्तीन में मौजूद थे उनको अरब की ज़मीनें ख़रीदने से भी रोका गया था। और इसमें यह भी दर्ज किया गया था कि अगले 10 सालों में फ़लस्तीन को इंडिपेंडेंट मुल्क बनाया जाएगा और यहाँ साथ ही यहूदी भी रहेंगे। अरबों के लिए ये वाइट पेपर सिर्फ एक धोखा था और इसकी पेपर की वजह से यहूदियों और ब्रिटिश के दरमियान तनाज़ात बन चुके थे। यहूदियों ने इसको मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। पूरे फ़लस्तीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमले शुरू कर दिए थे जिसमें बहुत से फ़लस्तीनी भी मारे गए। ये हमले कई महीनों तक ऐसे ही चलते रहे। फिर 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और ये हमले बंद हो गए। यहाँ ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई। वहीं हिटलर ने अपने कैंपस में 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। 1941 और 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% यहूदियों को हिटलर ने मार दिया था। जो बच गए थे उनके पास फ़लस्तीन जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद ना था क्योंकि वहाँ पर पहले से यहूदी भी आबाद थे। उन्हें वहीं ब्रिटिशर्स की तरफ से बताई गई लिमिटेशंस के बावजूद भी फ़लस्तीन हिजरत करना शुरू हो गए थे। लेकिन फ़लस्तीन में भी वाइट पेपर के ख़िलाफ़ वहाँ ब्रिटिश से लड़ाई जारी थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद ब्रिटिशर्स थक चुके थे और 1947 में वो फ़लस्तीन से निकल गए और फ़लस्तीन के मामलात उन्होंने यूनाइटेड नेशन के हवाले कर दिए कि अब वो ही इसका हल निकाल सकते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद 6,30,000 हो चुकी थी जबकि 1,48,000 क्रिश्चियन और मुसलमान 11,81,000 थे। वहाँ इस वक्त मुसलमान यहूदियों से वाज़िह तौर पर ज़्यादा थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन का 55% हिस्सा यहूदियों और जबकि 45% हिस्सा फ़लस्तीन को देने का फ़ैसला किया। इसको 72% वोट मिले और फाइनल हो गया कि ऐसे ही तकसीम होगा। इस वक्त यूएनए की असम्बली में इंडिया की प्रेजेंस थी और इंडिया में भी इसी फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएनए के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी उठाई थी और कहा था कि यूएनए ने इंडिया एम्बेसी को रिश्वत दी थी कि वो यहूदियों के हक़ में वोट डालें। खैर यूएनए की इस तकसीम को तमाम इस्लामी ममालिक ने रिजेक्ट कर दिया था और फ़लस्तीन में अब इसराइल फ़लस्तीनियों के दरमियान आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन यहूदियों की आर्मी काफ़ी मजबूत थी इसलिए फ़लस्तीनी इनका मुकाबला नहीं कर सके। 19 नवंबर 1948 में डेविड बिन गुरान ने ऑफिशियली ही स्टेट ऑफ इसराइल की बुनियाद रखी। वो इसराइल के पहले पीएम भी बन गए थे। 1948 में तमाम अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला करने का फ़ैसला किया था क्योंकि पहले ही यूएनए में उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट दिए थे। ये पहली वो जंग थी जिसमें 5 अरब ममालिक एक छोटे से मुल्क पर हमला करते हैं, लेकिन इसराइल को वेस्टर्न ममालिक की सपोर्ट हासिल थी और दरअसल इनकी आर्मी भी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए इसराइल से 5 ममालिक को शिकस्त हो गई थी। जब जंग ख़त्म हुई थी तो यूएनए की तरफ से जो फ़लस्तीन की ज़मीन मुकर्रर की गई थी इसराइल उन पर भी काबज़ कर गया। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्ज़े में आ जाता है और गज़ा इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इसराइल जंग होती है जिसमें इसराइल ना सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गज़ा और इजिप्ट पर भी कब्ज़ा कर लेता है। इसलिए फ़लस्तीन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार के दम पर अपना अलग मुल्क हासिल करना चाहते हैं। अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने कई प्लान्स और जहाज़ को भी हाईजैक किए, लेकिन अमेरिका और इसराइल की जानिब से PLO को एक टेररिस्ट करार दिया गया। लेकिन बहुत सारे ममालिक इनको टेररिस्ट नहीं मानते, वो इनको अपनी रेवोल्यूशन समझते हैं जो कि ख़ुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को यूएनए में ऑफिशियली रीऑर्गेनाइज कर दिया गया कि ये फ़लस्तीनी लोगों की रिप्रेजेंटेटेड हैं। इसके बाद 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पीस टॉक कामयाबी से हो जाती है। इजिप्ट वो पहली कंट्री थी जो कि इसराइल को ऑफिशियली मानती थी। इस तरह इसराइल ने इजिप्ट की जिस हिस्से पर कब्ज़ा किया था वो इनको वापस मिल गया था। लेकिन 2 साल के बाद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता है इसलिए कि उन्होंने इसराइल के साथ समझौता कर लिया होता है और फिर इसराइल वेस्ट बैंक के इलाके में भी अपने घर बनाने लगते हैं जो कि यूएनए की तकसीम के ख़िलाफ़ है। 1992 में एक बार फिर से इसराइल और PLO के दरमियान पीस टॉक होती है। PLO के लीडर यासर अराफात भी इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइल के PM यित्ज़हाक रेबिन भी
पीएलओ को ऑर्गेनाइज करके ये मानते हैं कि पीएलओ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस तरह पीएलओ भी स्प्लिट हो जाती है और इनका एक हिस्सा जो कि इसराइल से समझौता करने को तैयार नहीं है, वो हमास के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और वहाँ इसराइल का एक ग्रुप भी अपने पीएम के ख़िलाफ़ जाकर बोलता है कि इस फ़लस्तीन के साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन इन सब से पीस टॉक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएलओ और इसराइल पहली बार आमने सामने आकर हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल मसला ये था कि वेस्ट बैंक में बहुत से इसराइल अपने घर बना चुके हैं और वो भी वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये सलूशन निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा, ए, बी, सी। ए एरिया में सिर्फ फ़लस्तीन यानी पीएलओ के कंट्रोल में होगा, जबकि बी एरिया दोनों का कंट्रोल होगा, जबकि सी एरिया में सिर्फ इसराइल का कंट्रोल होगा। यानी 1947 में बनाया गया यूएनए का तकसीम चार्ट प्लान पूरी तरह ख़त्म हो गया था। फ़लस्तीन को बस वेस्ट बैंक में सिर्फ गिने चुने टुकड़े ही मिल सकते हैं जहां वो अपना इंतज़ाम चलाते हैं। पीएलओ ने इसको भी कबूल कर लिया। फिर 1995 में यहूदियों के ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। वो भी किसी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई फ़लस्तीनी हो। 1996 में फ़लस्तीन के पहले इलेक्शन हुए थे और फ़लस्तीन की पहली गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन हमास इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इस इलेक्शन से बायकॉट कर देता है। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इसराइल में कई हमले भी करवा देता है, जिससे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान नफ़रत और काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस वक्त से इनके दरमियान मामलात ऐसे ही चलते आ रहे हैं। इसराइल ने वेस्ट बैंक के इर्द गिर्द सेटलमेंट वॉल खड़ी कर दी है, जिससे फ़लस्तीनी लोगों का रहना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिर 2006 में फ़लस्तीन में दोबारा इलेक्शन होते हैं और इस दफ़ा हमास जीत जाता है। इससे पीएलओ की पार्टी और हमास के दरमियान सिविल वॉर का आगाज़ हो जाता है और फ़लस्तीन 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है और अब गज़ा पर हमास का कंट्रोल है और वेस्ट बैंक पर पीएलओ का कंट्रोल है। जो अब इसराइल हमास की जंग शुरू हुई है, इसमें गज़ा से ही इसराइल पर रॉकेट फायर किए जाते हैं। इसलिए इसराइल ने गज़ा के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी तारों की दीवार खड़ी कर दी है और तब से अब तक इसराइल और हमास की जंगें शुरू हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा।